ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू सेंट्रल फोर्स। और ये वाली प्रॉब्लम आपके प्रीवियस ईयर 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी देख लेते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल मोशन की हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ, देन इसके बाद उसमें जो हमको मालूम चलेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन 2006 IIT JEM का है, वो उसमें भी पूछा गया था और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में भी रख दिया गया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल अंडर अ सेंट्रल फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट ऑन फेरी एज सोन इन द फिगर, फाइंड फोर्स लॉ ऑन द पार्टिकल। बस आपका क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया था, फोर्स लॉ बताइए उस पार्टिकल पर। और ये मतलब बी पार्ट था कि इसमें आपको एनर्जी भी बतानी थी, एनर्जी बाय टेकिंग पार्टिकल, और पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी कि वो 0 है एट इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो आपका ए पार्ट में ही हो गया था कंप्लीट, और उसमें डायग्राम नहीं दिया था, मतलब फिगर नहीं दिया गया था आपका जो क्वेश्चन पेपर था, बट जेम वाले क्वेश्चन में दिया था। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन था। ये था कि ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ फेरी में, और इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड्स से एक फिक्स्ड पॉइंट पर। सपोज वो फिक्स्ड पॉइंट ओ प्राइम है, इस ओ प्राइम के अलोंग ये फोर्स डायरेक्टेड हो रहा था। ठीक है, और ये पार्टिकल आपका एम है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस फोर्स एफ और ये जो डायरेक्शन है इस तरीके की, इस ज्योमेट्री की मदद से पहले मैं एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ फोर्स और आर के बीच में, या फिर बात करूँ मैं रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ आर और थीटा के बीच में। उसके बाद मैं फोर्स लॉ फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब ये प्रॉब्लम मतलब अगर आप रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हो ज्योमेट्री से तो आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत पहले किए थे। न्यूमेरिकल अगर मैं ट्यूटोरियल की बात करूँ तो वहाँ पे भी आप लोगों ने किया था इस तरीके के क्वेश्चन, बशर्ते उसमें क्या था कि आर और थीटा का रिलेशन गिवन था, और देन आपसे पूछा गया था कि फोर्स लॉ क्या होगा। अब क्या है कि ज्योमेट्री की मदद से आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है आर और थीटा के बीच में, और उसके बाद आपको फोर्स लॉ बताना है। तो मैंने वही किया यहाँ पे कि इस फिगर में क्या किया कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से, इसके जो डायमीटर है इस पॉइंट पे। तो ठीक है, तो आपको ये पता है कि किसी सर्कल पर अगर मैं इस तरीके की ज्योमेट्री बनाता हूँ तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में ऐसे बोलते हैं कि पेरीफेरी में जो आपका सबटेंड होता है एंगल विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये एंगल सपोज मैंने थीटा मान लिया, तो अगर मैं लिखना चाहूँ कॉस थीटा इक्वल टू, तो वो लिख सकता हूँ आर। ठीक है, थीटा ये है ना, तो क्या हो जाता है आपका बेस डिवाइडेड बाई ये आपका क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो और इंग्लिश में मेरे को अभी वर्ड नाम याद नहीं आ रहा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कॉस थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो वो हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा आर डिवाइड बाई 2r, ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ से हमारा स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा 2r कॉस थीटा। और अब इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि आर और थीटा का रिलेशन अगर फाइंड आउट कर लिया मैंने, तो फोर्स लॉ बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। फोर्स लॉ निकालने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा था, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिमाइंड करा देता हूँ। इस तरीके का है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन सेंट्रल मोशन, इस तरीके का हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, और इसकी मदद से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था फोर्स लॉ, या फिर कह दूँ कि फोर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का डायरेक्ट अगर रिजल्ट यूज करूँ तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर ऑर्बिट की, वो होता था डी स्क्वायर यू डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम एफ अपॉन एल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, और यू होता था हमारा 1/r, है ना। तो अगर आर का और थीटा का रिलेशन गिवन है तो वहाँ से हम लोग यू फाइंड आउट करते थे, और फिर यहाँ से हम लोग ये क्वांटिटी फाइंड आउट करने के बाद एफ की वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ पे एल स्क्वायर आपको पता ही है, एल क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम, और उसकी वैल्यू होती थी एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्बिट की, और इसी से हम लोग फोर्स लॉ निकालते थे। तो अगर मेरे पास r इक्वल टू 2r cos थीटा आ गया था,
तो इसकी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है r इक्वल टू आर कॉस थीटा के लिए, बशर्ते वहाँ पे हमारा आया था r इक्वल टू 2r कॉस थीटा। तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फैक्टर जो कैलकुलेशन इसके लिए की मैंने वही आपकी 2r के लिए हो जाएगी। तो सबसे पहले करते क्या हैं, अगर r पता है तो पहले u निकालते हैं। u हो जाएगा 1/r, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 1/r सेक थीटा, है ना, कॉस का हो जाएगा सेक थीटा। फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, du/d थीटा। तो यहाँ से निकाला तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर। अब मेरे को मालूम है कि रिप्लेस करना पड़ेगा सेक थीटा डिवाइडेड बाई आर की जगह u। क्यों? क्योंकि हमको थीटा एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा आर में ही सारी चीज़ें बचेगी। और वही हमको पता है कि जो आपका सेंट्रल फोर्स होता है वो थीटा पर डिपेंडेंट होता है, वो थीटा से इंडिपेंडेंट होता है। तो हम लोग कोशिश करते जाएंगे कि थीटा को रिप्लेस कर पाएँ जैसे जैसे हो पाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि सेक थीटा डिवाइड बाई आर की जगह यू रख दिया, तो आपका एक टर्म ही आपका थीटा का एलिमिनेट हो गया। नाउ इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको यहाँ से देख सकते हो कि टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू यू। फिर यू का हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेम थिंग, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह फिर मैंने क्या किया कि इसकी जगह मैंने पुट कर दिया यू इंटू आर, तो आ जाएगा यू स्क्वायर आर स्क्वायर यू। ठीक है, नाउ प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू यू, इसकी जगह मैंने ये चीज़ पुट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, जहाँ जहाँ पे टेन थीटा था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 से, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने यू इंटू आर रख दिया। तो थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि उस क्वेश्चन में आर की जगह 2r कॉस थीटा था, तो जहाँ जहाँ पे आर है वहाँ पे 2r लिख देंगे। तो मतलब अगर मैं इसको और भी थोड़ा सॉल्व करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 2u³ इंटू 2r। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी सेम है, मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता था, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ से। नाउ अब ये आपको इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे हमारा पर्टिकुलर वैल्यू इसकी और इसकी। जब पुट करोगे तो यहाँ से आपका f का रिलेशन आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है ना, फिर से मैंने यहाँ पे अगर मैं r की जगह कितना लिखना है, मेरे को 2r लिखना है, तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे, इसकी जगह 2r लिखोगे तो 2r स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा फोर्स लॉ। यही था फोर्स लॉ में पूछा गया था कि फोर्स लॉ का मतलब क्या है कि एफ आर की किस पावर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आर की पावर कितने पे डिपेंडेंट है, 5 पे, 1/r की पावर 5 पे डिपेंडेंट है एफ। तो ये आपका फोर्स लॉ था। क्वेश्चन आपका यहीं तक पूछा गया था बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर सेंट्रल मोशन के चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आता है और फोर्स लॉ अगर पूछा जाता है। तो पहली जॉब यही होगी कि पहले हम लोग आर और थीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, देन इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में वो चीज़ पुट करेंगे, यू की जगह 1/r, देन du/dt, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा को एलिमिनेट करेंगे और उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा फोर्स लॉ आसानी से निकल आएगा। तो क्वेश्चन आप लोग यहीं तक करना था। अब हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में आपसे एनर्जी पे थोड़ा और स्टेप आगे पूछ ले कि आपको एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, तो एनर्जी के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर आपको फोर्स पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि पहले आपको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी, और देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। तो पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, -f इंटू dr, इंटीग्रेशन है ना, विद रिस्पेक्ट ये होता था ना, -del v f इक्वल टू होता था। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने f की वैल्यू पुट की, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आपको करना क्या है, आर के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। अब इसी कांस्टेंट को हटाने के लिए कंडीशन उसने दी थी कि पोटेंशियल एनर्जी थीटा पर, मतलब एट r इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 0 है। इन्फिनिटी डालोगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकला, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हमको पता है ऐसे पार्टिकल के लिए जो मतलब ऐसे मूव करता है आर और थीटा प्लेन में, उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी दिस, है ना। तो 1/2 mr.θ² प्लस r²θ²। यहाँ से हम लोग क्या किया कि हमको पता है कि आर का रिलेशन हमको मालूम है 2r cos थीटा है, और थीटा का रिलेशन हमको एल के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से θ.= ये पुट किया, बस इसमें आपको पुट करना ये वैल्यू θ की और r की, तो आपका काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम निकलेगी जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, बशर्ते आपका मैग्नीट्यूड साइन बाई चेंज होगा।
तो थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम निकल आएगी। और यहाँ से आप देख सकते हो जब मैं एनर्जी को निकालना चालू करूँगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपोजिट साइन के, इसलिए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बशर्ते आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फोर्स लॉ क्या होगा, बट यहाँ पे भी हम लोग आगे प्रोसीड कर गए। गॉट इट। तो इस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस की जो प्रॉब्लम है, या सॉरी अगर बोलूँ सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है, वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है तो देन कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है वीडियो देन यू कैन लाइक, शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।